नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। पद्मश्री से सम्मानित लेखक और नाटककार दया प्रकाश सिन्हा के सम्राट अशोक को क्रूर, कामुक और बदसूरत कहकर विवाद पैदा कर दिया है। दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने सम्राट अशोक को भाइयों का हत्यारा बताकर उनकी तुलना औरंगजेब से कर दी। लेकिन सवाल यह है कि अशोक और औरंगजेब की तुलना कैसे की जाती है। सम्राट अशोक प्रजा के कल्याण के लिए जाने जाते हैं, तो औरंगजेब ने अपने साम्राज्य की बहुसंख्यक आबादी पर जुल्म किया। अशोक ने अहिंसा का रास्ता अपनाया, तो औरंगजेब ने हिंसा का रास्ता अपनाया। खुद बौद्ध धर्म का अनुयायी होते हुए ही अशोक ने सभी धर्मों का सम्मान किया, तो वहीं औरंगजेब ने लोगों को इस्लाम मानने पर मजबूर किया। चलिए अब इस खबर को आप समझिए। 87 साल के दया प्रकाश सिन्हा रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, जो कि वरिष्ठ नाटककार भी हैं और उन्होंने नाटक सम्राट अशोक की रचना की है, जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है उन्हें। और इंडियन काउंसिलिंग फॉर कल्चर रिलेशन के उपाध्यक्ष दया प्रकाश सिन्हा ने सम्राट अशोक पर नाटक लिखा है। दया प्रकाश सिन्हा ने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से की। नाटक में सम्राट अशोक को औरंगजेब की तरह क्रूर बताया और अपनी खामियों को छिपाने के लिए अशोक ने धन का उपयोग किया। अशोक ने भाइयों की हत्या कराई और पिता को कारावास में डाला। सम्राट अशोक को बेहद बदसूरत और कामुक बताया और सम्राट अशोक को चंडाशोक और कामाशोक भी बताया गया। तो सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करने पर दया प्रकाश सिन्हा के खिलाफ पटना में कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और दया प्रकाश सिन्हा पर गलत जानकारी देने का आरोप भी लगाया गया है। अशोक का मुकाबला कर दिया औरंगजेब से, जबकि अशोक और औरंगजेब में कहीं भी कोई दूर दूर तक कोई तारतम्य नहीं था। तो इसके लिए इनके जो गलत जो फैक्ट है, गलत बयानी है, उसके लिए इन पर एक भाजपा हमारे प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने इन पर कोतवाली थाना में एक मुकदमा दायर किया है। रिटायर्ड IAS और लेखक दया प्रकाश सिन्हा के सम्राट अशोक की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से करने पर बिहार में सियासी उबाल है। जेडीयू और बीजेपी ने उनसे पद्मश्री सम्मान वापस लिए जाने की मांग की है और बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, सम्राट अशोक की औरंगजेब से तुलना ही नहीं की जा सकती है। दया प्रसाद सिन्हा के द्वारा जो बयान दिया गया है सम्राट अशोक के खिलाफ, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के बयान हिंदुस्तान में कभी भी देश में हम सम्राट अशोक के अशोक स्तंभ को लेकर दुनिया में प्रतीक मानते हैं, अशोक चक्र देखते हैं। सम्राट अशोक हमारी राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि अवार्ड वापसी की मुहिम का समर्थन होना चाहिए। न बात इधर की न उधर की, सीधा बात है अवार्ड वापसी का। सम्राट अशोक को लेकर दया प्रकाश सिन्हा के आपत्तिजनक टिप्पणी पर बिहार में गुस्सा दिख रहा है और हम आपको 4 जगहों की तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पटना, बेगूसराय, नवादा और सासाराम की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दया प्रकाश सिन्हा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ और इनकम टैक्स गोलंबर पर महात्मा फूले समता परिषद के कार्यकर्ताओं ने दया प्रकाश सिन्हा का पुतला फूंका। बेगूसराय, नवादा और सासाराम भी दया प्रकाश सिन्हा का पुतला वहां भी जलाया गया और दया प्रकाश के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने के साथ ही उनका पद्मश्री वापस लिए जाने की मांग भी की गई। तो देखिए दया प्रकाश सिन्हा के खिलाफ ये आक्रोश और ये 4 तस्वीरें, किस तरह से आक्रोश लोगों ने प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया गया।
चलिए अब आपको तस्वीरें हमने दिखा दी, आप इस खबर को समझिए। खबर तो समझिए, दया प्रकाश सिन्हा ने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से की, जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया है और बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने इसे लेकर आपत्ति जताई है। वहीं पटना के कोतवाली थाने में बीजेपी ने इसे लेकर मुकदमा दर्ज कराया। तो लगातार ये जो विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है। जेडीयू हमने भी पद्मश्री अवार्ड वापस लेने की मांग करती है और अब ये समझना होगा कि क्या इस तरह की तुलना संभव है, क्योंकि मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे और ईसा पूर्व 269 से 232 तक शासन किया। आज के संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का राज्य, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार भी अशोक के अधीन और सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान भी कहा जाता है। कुशल प्रशासक के तौर पर उन्हें जाना जाता है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी उन्हें जाना जाता है, जिन्हें आज भी आदर के साथ याद किया जाता है। अब जरा औरंगजेब को भी जान लीजिए। भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक 1658 से लेकर 1707 तक भारत पर राज किया और 49 साल भारत पर शासन करने वाला मुगल शासक शासनकाल में शरीयत आधारित फतवा ए आलमगिरी लागू किया। सिखों के गुरु तेग बहादुर की हत्या कराई, कुरान को अपने शासन का आधार बनाया, दूसरे धर्म के लोगों पर जुल्म किया, जिसकी पहचान अताई मुगल शासक की रही है। भला उसकी तुलना सम्राट अशोक से करना उचित है। बढ़ते आगे और अब बात कोरोना की। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में बिहार में स्कूल और कॉलेज को 21 जनवरी तक बंद रखने का फैसला किया गया। हालांकि न्यूज 18 से बातचीत में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने साफ किया कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के साथ ही काउंसलिंग की तारीखों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। अभी तक जो कोरोना संक्रमण के हालात हैं, इस स्थिति तक भी हम लोग इस राय के हैं या ये सरकार की मंशा है, चाहती है सरकार कि परीक्षाएं या नियोजन समय से हों। इसलिए अभी तक तो इनको रोकने का या स्थगित करने का कोई विचार नहीं है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के इस बयान से इंटर और मैट्रिक के छात्रों के मन में जो बोर्ड एग्जाम्स को लेकर शंका थी, उसका समाधान हो गया है। शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि कोरोना की मौजूदा स्थिति में मैट्रिक इंटर की परीक्षा की तारीख में बदलाव नहीं होगा। साथ ही शिक्षक काउंसलिंग भी तय समय पर ही होगी। अभी तक जो स्थिति है, इतने पर भी अगर रुक गई या इतनी रह गई तो हम लोगों की कोशिश होगी कि चाहे परीक्षाएं हो या नियोजन हो, ये समय से या जो निर्धारित अवधि है, निर्धारित समय है इनका, उस पर हो जाए। बिहार में 1 फरवरी से इंटर की परीक्षा होनी है, जबकि 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा होनी है। जबकि शिक्षक नियोजन के तीसरे चरण की काउंसलिंग की तिथि 17 जनवरी तय की गई है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने यह भी साफ किया है कि कोरोना की स्थिति विस्फोटक होने पर फैसले में बदलाव भी संभव है। कोरोना काल में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर जो नियोजन प्राधिकार है उनकी तरफ से या फिर कोरोना की स्थिति अनियंत्रित हो गई तो उन परिस्थितियों के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। वैसे इरादा हर हाल में समय पर नियुक्तियां कर लेने का। शिक्षा मंत्री ने भले ही हर हाल में तय शेड्यूल पर ही परीक्षा कराने की बात कही है, लेकिन बिहार में कोरोना की स्थिति आगे भयावह होने पर स्थिति के मुताबिक फैसला लेने से भी इनकार नहीं किया है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। चलिए पूरी रिपोर्ट आपने देख ली, अब इस खबर को समझिए। बिहार 94,000 सीटों शिक्षकों की बहाली होनी है। मतलब बिहार में करीब 94,000 सीटों पर शिक्षकों की बहाली होनी है और अब अभी जो बहाली चल रही है उसे छठा चरण का नाम दिया गया है। छठे चरण के 2 फेज की काउंसलिंग भी
हो गई है, जिसमें करीब 50,000 से ज्यादा की काउंसलिंग हुई है। 38 का चयन भी हो चुका है, करीब 38,000 का चयन हो चुका है, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। तीसरे फेज की काउंसलिंग 17 जनवरी से होनी है, जिसमें क्लास 1 से 8 तक के शिक्षकों की बहाली होगी। तीसरे फेज की बात करें तो तीसरे फेज की काउंसलिंग के बाद बहाली की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी और 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। फिर भी जो सीटें खाली रह जाएंगी उन पर 7वें चरण में बहाली की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी, जिसमें प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल के टीचर भी बहाल किए जा सकेंगे। लेकिन अभ्यर्थियों के मन में बहाली को लेकर संशय बरकरार है, जिसको शिक्षा मंत्री ने दूर करने की फिलहाल कोशिश की है। कुछ ऐसा ही हाल मैट्रिक इंटर के छात्रों का भी है। परीक्षाएं सिर पर हैं। मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से 24 फरवरी तक करीब 17 लाख जो है छात्र के परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद है और पिछले साल भी करीब इतने ही परीक्षार्थी इंटर में शामिल होने वाले थे। 1 फरवरी से 14 फरवरी तक करीब 13 लाख छात्र जो है इंटर की परीक्षा देंगे। लेकिन छात्र जो है वो परेशान है कि आखिर इस कोरोना जो चल रहा है इसे लेकर वो परीक्षा कैसे देंगे, क्योंकि कोरोना की रफ्तार तेज है, स्कूल बंद है और हालांकि शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि परीक्षाएं समय पर ही होगी। बढ़ते आगे और अब बात बढ़ते कोरोना की रफ्तार की। बढ़ते कोरोना के बिगड़ते हालात को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और कोरोना से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा होम आइसोलेशन, टेस्टिंग और मेडिसिन के साथ साथ आयुर्वेदिक काढ़े के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। रिपोर्ट देखिए। बढ़ते कोरोना को लेकर पीएम की बैठक। मुझे विश्वास है हम सभी का आपसी सहयोग, एक सरकार का दूसरी सरकार के साथ समन्वय कोरोना से लड़ाई में देश को ऐसी ही ताकत देता रहेगा। टीकाकरण से ही जीतेंगे कोरोना की जंग। कोरोना से लड़ने का सबसे कारगर हथियार वैक्सीन ही है। टीकाकरण को लेकर भ्रम फैलाने की किसी भी कोशिश को भी हमें टिकने नहीं देना है। कोरोना संक्रमण से बचाएगा घरेलू काढ़ा। जो आयुर्वेदिक चीजें हैं, जो काढ़ा वगैरह पीने की परंपरा है, इस सीजन में उपकारक है। इसको कोई मेडिसिन के रूप में नहीं कहता है, लेकिन उसका उपयोग है। डरिए नहीं, लड़िए। कोरोना को हराने के लिए हमें अपनी तैयारियों को कोरोना के हर वेरिएंट से आगे रखना होगा। ओमिक्रॉन से निपटने के साथ ही हमें आने वाले किसी और संभावित वेरिएंट के लिए भी अभी से तैयारी शुरू कर देनी। कोरोना संक्रमण के लिहाज से बुधवार देश के लिए अब तक का सबसे डरावना दिन रहा। तीसरी लहर में पहली बार एक दिन के दौरान 2 लाख से ज्यादा केस मिले। बुधवार रात 12 बजे तक देश भर में 2,45,525 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले। इस दौरान 84,479 लोग रिकवर हुए, लेकिन 379 लोगों की मौतें हुई हैं और कुल एक्टिव केस के आंकड़े 11 लाख के पार पहुंच गए। फिलहाल 11,09,000 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। चलिए अब जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने तीसरी लहर के दौरान किस तरह के इलाज करने पर जोर दिया है। कि आज भारत लगभग 92% वयस्क जनसंख्या को पहली डोज दे चुका है। देश में दूसरी डोज की कवरेज में भी 70% के आसपास पहुंच चुके हैं। 10 दिन के भीतर ही भारत अपने लगभग 3 करोड़ किशोरों का भी टीकाकरण कर चुका है। लोकल कंटेनमेंट पर ज्यादा फोकस करना बेहतर होगा। जहां से ज्यादा केस आ रहे हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा और तेजी से टेस्टिंग हो, होम आइसोलेशन में ही ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट हो सके। प्रधानमंत्री ने डर से बचने और संभल कर रहने की अपील की, साथ ही देश को बताया कि
भारत में पात्र आबादी के 92% से अधिक लोगों को पहली खुराक दी जा चुकी है। लगभग 70% पात्र लोगों को उनकी दूसरी खुराक भी मिल चुकी है और करीब 3 करोड़ 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण भी किया जा चुका है। मतलब साफ है कि वैक्सीनेशन जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है संभल कर रहना, भीड़ भाड़ से बचना और मास्क के टास्क को फॉलो करना। अगर जरा भी गलती हुई तो कोरोना के गिरफ्त में फंस जाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए अब खबर तो समझिए। आज देश में कोरोना केस में 27% की बढ़ोतरी हुई है। देश में अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,27,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए हैं और वहीं 380 लोगों की कोरोना की वजह से मौतें हुई हैं। और देश में 8 महीनों में ये पहली बार था कि जब 2 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे के भीतर 28,867 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबई में पिछले 24 घंटे के भीतर 13,702 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दूसरी लहर की तुलना में तीसरी लहर में तेजी से मामले सामने आ रहे हैं। केवल 10 दिनों में कोरोना के मामले 2.5 लाख के आंकड़े को छू रहा है, जबकि दूसरी लहर का पीक 4,14,000 था। देश में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5,488 मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में टीकाकरण और सतर्कता ही कोरोना के बचाव से एकमात्र उपाय बचा है। बढ़ते आगे और अब बात सिमडेगा की। सिमडेगा में एक बार फिर हिंसक भीड़ ने महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की। ठेठई टांगर थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है, जहां डायन बसाही के आरोप में एक महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। कुरपानी गांव में ग्रामीणों ने डायन का आरोप लगाते हुए महिला को पुआल के ढेर में मिट्टी तेल डालकर जलाना शुरू किया। हालांकि पुलिस को मामले की जानकारी मिल गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और झुलसी महिला को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस ने पीड़ित के बयान पर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 1 महिला और 4 पुरुष शामिल हैं। वहीं पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में फिलहाल जुटी हुई है। यह जो महिला को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया है, यह घटना जो है कुरपानी कॉलोनी टोली का है। इसमें महिला को कल रात्रि भोज में बुलाया गया था। इसमें अभियुक्त कुल 5 व्यक्ति के द्वारा ये घटना कारित किया गया है। अभी तक की जांच में 5 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और आगे अनुसंधान में जिसका भी नाम आएगा सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। और फिलहाल खबर तो समझिए कि इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज़ हेड